अच्छा, कुछ अब आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 की वीडियो है, इसमें हम वही मेन जो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं उनको हम कंटिन्यू करें। लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाले चैप्टर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन देखते हैं, फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन देखेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है एक्चुअली? रिफ्लेक्स आर्क में सडन इनवॉलेंट्री हम रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर कोई गर्म चीज़ है, हम उस पर हाथ रख दें तो हम फ़ौरन हाथ हटा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक नेचुरल फिनोमिना है कि हमारा सडन रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंट्री, हम ना चाहते हुए भी हाथ हटा लेंगे क्योंकि वो गर्म चीज़ है। तो ये आता है रिफ्लेक्स आर्क में। तो ये रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक तो रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब चेंज इन इन्वायरमेंट। तो गर्म चीज़ की जैसे मैंने एग्जांपल दी, तो गर्म चीज़ का एक रिसेप्टर है। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन आता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है कि वो जो गर्म सेंसेशन जो है वो लेके जाएगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन होता है, यूजुअली आप इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं इसको। इंटर न्यूरॉन होता है। और इंटर न्यूरॉन का क्या है कि इंटर न्यूरॉन हमारे जैसे स्पाइनल कॉर्ड या हमारे ब्रेन में जहाँ भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो जाएगा सेंसरी न्यूरॉन, वो जाके वहाँ पर जैसे सेंसरी न्यूरॉन आया और उसने दोबारा जो रिस्पांस भेजना है उस हाथ को, जैसे हाथ हमने हटाना है, ये रिस्पांस आएगा, ये मोटर न्यूरॉन से आएगा। तो बीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इंटर न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये इंटर न्यूरॉन होगा अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर मोटर न्यूरॉन आएगा जो कि रिस्पांस लेके आएगा कि हाथ यहाँ से हटा लो, और वो इफेक्टर मसल के पास आएगा। इफेक्टर जैसे हमारा हाथ है तो हाथ के मसल्स के पास आएगा, वहाँ से हम हाथ हटा लेंगे। तो ये 5 इसके स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसमें क्या है 5 है फंडामेंटल पार्ट्स। उसके बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है एक्चुअली? वो पोटेंशियल जब मसल जो है स्टिमुलेट नहीं है, रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो होता क्या है कि अगर ये मसल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम सार्कोलेमा भी कहते हैं, इसमें क्या होगा कि बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम ATPase होता है, और वो क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम को अंदर पंप करता है, इसका फंक्शन है, और ATP को यूज़ करता है। तो ये पम्प्स की वजह से ये ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है कि बाहर सोडियम ज़्यादा, अंदर और पोटेशियम ज़्यादा। ठीक है भाई, तो अंदर की तरफ क्योंकि आप देखें दोनों सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आइंस हैं, तो अंदर की तरफ क्या होगा कि 3 पॉजिटिव आइन बाहर जा रहे हैं और 2 अंदर आ रहे हैं। तो ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और कम अंदर आ रहे हैं पॉजिटिव आइंस, तो अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, जो अंदर न्यूरॉन का कितना हो जाता है, वो -70 इसलिए लिखा है कि अंदर नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट है। अगर वोल्ट्स में पूछ ली जाए तो -0.07 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम आइंस आर मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड, जैसे मैंने बताया, देन आउटसाइड। पोटेशियम अंदर ज़्यादा है सार्कोलेमा के अंदर और बाहर कम है। और कितने टाइम ज़्यादा हैं? ये टाइम्स हमारा होता है 30 टाइम्स। ठीक है, 30 टाइम्स पोटेशियम की कंसनट्रेशन में फ़र्क होता है। उसके बाद सोडियम आइंस आर मोर कंसनट्रेटेड आउटसाइड। सोडियम आइंस बाहर ज़्यादा हैं देन इनसाइड। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो ये आपको वैल्यूज थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, आ सकती है MCQ में। उसके बाद क्या है एक्शन या एक्टिव पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन। ये कितना आता है? ये यूजुअली +30 की अलग अलग होता है एक्चुअली, मसल टू मसल। +30 मिली वोल्ट भी हो सकता है, और यूजुअली बुक्स में आपके इंटर के लेवल पे +50 मिली वोल्ट भी मेंशन होता है। अब आगे अगर जब एडमिशन इंशाल्लाह आपको हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो आप आगे यूजुअली +30 को पढ़े होंगे। ठीक है, फिलहाल जो है इस लेवल पे जो आपकी बुक्स में ज़्यादातर +50 और या वो मिली वोल्ट है, तो वोल्ट्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनसाइड एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आउटसाइड न्यूरॉन लास्ट फॉर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये एक्चुअली बात हो रही है एक्शन पोटेंशियल की। अब मैं एक्शन पोटेंशियल का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ दे दूँ। मैं अगर आपको डायग्राम से, चलिए नहीं डायग्राम से नहीं, मैं यही आपको समझाता हूँ। इसमें होता क्या है, हम यहाँ पर समझ लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल होता ऐसे है कि देखें, ये है हमारे पास कोई भी सार्कोलेमा है, ठीक है, मसल है। बाहर जैसे मैंने बताया सोडियम ज़्यादा है, अंदर क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है। तो अब होगा क्या कि अगर एक्शन पोटेंशियल ने आना है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ने आना है, वो क्या करेगा, सोडियम चैनल्स भी होते हैं यहाँ पर, सोडियम चैनल्स को क्या करेगा, ओपन करेगा और सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो अंदर क्या चीज़ आना शुरू हो गई, अंदर आना शुरू हो गए पॉजिटिव आइंस। तो हमारे पास यूजुअली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। जब पॉजिटिव आइन अंदर आने शुरू हुए तो लेस नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, -55 के अराउंड आके ये सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका टर्म होती है, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ये अचीव हो जाता है। जब ये अचीव हो जाएगा तो सोडियम चैनल पहले तो ओपन थे तो और ओपन हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर 3 सोडियम चैनल थे, पहले एक ओपन था
तो अब ये सारे ओपन हो जाएंगे, 3 के 3 ओपन हो जाएंगे और सोडियम रश करेगा, बहुत स्पीड से अंदर आएगा और जो है हमारे पास जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जैसे ऊपर मेंशन है +50 मिलीवोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं डीपोलराइजेशन हो रही है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन हो रही है। अब इसके बाद हमने दोबारा रीपोलराइजेशन भी करनी है। फिर क्या होगा, फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर और भी चैनल्स होते हैं, यहाँ पर चैनल होगा जैसे पोटेशियम का चैनल है, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। और पोटेशियम भी क्या है, पॉजिटिव आइन है, तो पोटेशियम बाहर मूव करना शुरू कर देगा और पोटेशियम जब बाहर मूव करेगा तो क्या होगा, दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये वाली डायग्राम देखें। सबसे पहले क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70, थोड़ी सी ब्लर है। उसके बाद स्टिमुलस आया, मतलब क्या कि चेंज इन एनवायरनमेंट, जिसने क्या किया, मसल को स्टिमुलेट किया कि अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करो। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है, थ्रेशोल्ड, ये सब थ्रेशोल्ड यूजुअली थ्रेशोल्ड कह रहे होते हैं। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू क्या है -55 मिलीवोल्ट, ये अचीव हो जाता है। और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जब अचीव हुआ तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी। डीपोलराइजेशन से क्या हुआ कि हमारे पास सोडियम आइंस अंदर आना शुरू हो गया। सोडियम आइंस अंदर आना शुरू हुए तो एक वैल्यू तक चले गए। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, हर मसल की और हर हमारे बॉडी ऑर्गन के मसल की अलग होती हैं। यहाँ +40 मेंशन है, तो आप ये याद रखेंगे +30 से ये लेके आपके पास +55 या +60 या इसके अराउंड कहीं जा सकती है वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी बुक में जो एग्जैक्ट मेंशन है वो आप फिर याद कर लें। अच्छा, ये डीपोलराइजेशन होगी, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गई, दोबारा रीपोलराइजेशन होगी, मतलब दोबारा वापस भी तो आना है। तो दोबारा रीपोलराइजेशन हुई है तो इसमें क्या होगा, एक पीरियड आएगा रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें नो मोर एक्शन पोटेंशियल, मतलब अगर हम इस पॉइंट पे चाहें कि इसको दोबारा स्टिमुलेट करें, जैसे यहाँ स्टिमुलस आया था, हम नहीं कर सकते। तो नो एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर कोई और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकता, हम इसको और स्टिमुलेट नहीं कर सकते। ये छोटा सा पीरियड होता है। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम आइंस ओपन हो जाते हैं जब हमारे पास +30 या +55 जितना भी वोल्टेज है वो अचीव हो जाए। पोटेशियम आइंस ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाता है ताकि दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा बाहर चला जाता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे आ जाता है। ठीक है, ये जो पोटेंशियल है, ज़ाहिर है पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी। तो देखिए नीचे नेगेटिविटी है -70, इससे नीचे और नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर नॉर्मल दोबारा हमारा जो सोडियम पोटेशियम ATPase है, जैसे वो मैं यहाँ पर मैंने दिखाया था, सोडियम पोटेशियम ATPase था, वो क्या कर रहा था, 3 सोडियम को बाहर पंप कर रहा था और 2 पोटेशियम को अंदर पंप कर रहा था। तो ये नॉर्मल फंक्शन करके 3 सोडियम को बाहर 2 पोटेशियम के अंदर पंप करके दोबारा मेंटेन कर देता है। तो ये दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। तो जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनसाइड आ गई है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ चली गई, बाहर, मतलब क्या कि डीपोलराइजेशन हो गई। तो कितने टाइम के लिए होती है, 1 मिली सेकेंड के लिए होती है। प्रोसेस मैंने बता दिया पूरा। उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड है, ऐसा पीरियड वही जिसमें कोई और एक्शन पोटेंशियल नहीं आ सकता, वो 4 मिली सेकेंड के लिए होता है। ये टाइम भी याद रखना ज़रूरी है, ये MCQ में पूछ लिया जाता है। और ऐसे MCQ होते हैं यूजुअली बच्चे गलत कर देते हैं वाले MCQ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं होती कई बार। उसके बाद अगला है, न्यूरॉन कैन कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस पर सेकेंड विद द रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ 4 मिली सेकेंड। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पीरियड कितना है, मतलब वो वाला पीरियड जहाँ और एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो सकती, नॉर्मल है ये बिल्कुल, ये 4 मिली सेकेंड है। और न्यूरॉन, अब पूछ रहे हैं कि एक न्यूरॉन कितने इम्पल्सिस का मतलब वही है, जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि डीपोलराइजेशन रिफ्रैक्टिव पीरियड पूरा मिला के एक इम्पल्स होता है। तो 1 सेकंड में एक न्यूरॉन जो ब्रेन का बेसिक सेल है वो कितने इम्पल्स जो है ट्रांसमिट कर सकता है, वो 250 इम्पल्स है। मतलब इतना फास्ट हमारा जो है बॉडी में सिस्टम चल रहा होता है। इसके बाद ह्यूमन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर नर्व इम्पल्स ट्रैवल एट। अब माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, देखिए जो न्यूरॉन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये सेल बॉडी होती है, इसके ऊपर से डेंड्राइट निकल रहे होते हैं और नीचे होता है एक्सॉन। अब एक्सॉन के पास शीट होती है, इसको कहते हैं माइलिनेटेड शीट। ठीक है, ये फैट की बनी होती है। ठीक है, माइलिनेटेड शीट किससे बनी है, फैट से बनी है। और इसका फंक्शन क्या है कि ये जो नर्व इम्पल्स है जो हमने अभी पढ़ा, उसकी स्पीड को तेज़ करता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ जंप करेगी, यहाँ से यहाँ जंप करेगी, स्किप करेगी एरियाज़ को, तो नर्व इम्पल्स तेज़ हो जाएगी। अब ये माइलिन शीट है, कौन प्रोड्यूस करता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल प्रोड्यूस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगो डेंड्रोसाइट प्रोड्यूस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। अच्छा भाई, खैर अपने टॉपिक पे देखते हैं हम। तो ये क्या कह रहे हैं कि नॉन माइलिनेटेड का मतलब क्या है, ऐसे इनके पास माइलिन नहीं मौजूद, वो नर्व इम्पल्स उनमें किस स्पीड से ट्रैवल होगी, ये होगी 1.3 मिली सेकेंड। ठीक है, 1.3 मीटर पर सेकेंड, 1.3 मीटर पर सेकेंड से
ये मीटर पर सेकंड है, अगर सेकंड को ऊपर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, ऐसे है। तो 1.3 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है उसमें नर्व इम्पल्स 120 मीटर पर सेकंड है। तो आप स्पीड का डिफरेंस देखें, कहाँ 1 to 3 और कहाँ 120। तो माइलिन शीट इतनी तेज़ कर देती है इम्पल्स की स्पीड। अच्छा, अभी अगला एक और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है कि नर्व इम्पल्स इन माइलिनेटेड फाइबर। अब गौर से आप सुनिएगा, माइलिनेटेड फाइबर वो जिनमें माइलिन मौजूद है, इनकी नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या होगी? तेज़ होगी, फास्टर दैन दैट इन दी फास्टेस्ट अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो माइलिनेटेड है, एक अनमाइलिनेटेड है। अनमाइलिनेटेड भी ऐसा है कि ये फास्टेस्ट है, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। ये फास्टेस्ट अनमाइलिनेटेड है, इसकी स्पीड फिर भी नॉर्मल माइलिनेटेड से कम होगी। और कितने टाइम्स कम होगी? वो है नॉर्मल माइलिनेटेड जो है 50 टाइम्स फास्टर जो है इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा कंपैरिजन किसके? अनमाइलिनेटेड के फास्टेस्ट से। सही। अच्छा भाई, अब टाइम टेकन टू क्रॉस साइनैप्स इज अबाउट। अब साइनैप्स क्या है ये देख लेते हैं। साइनैप्स है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास हमारे पास यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया हमारे पास जो मैं पूरा आपको समझाऊंगा, ये पूरा साइनैप्स होता है। अब है क्या, देखिए, ये एक है पिछले वाला न्यूरोट्रांसमीटर, इसको हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक, ठीक है, यहाँ मेंशन होगा नहीं मेंशन, ये होता कहलाता है प्री साइनैप्टिक, प्री साइनेप्टिक, और ये पोस्ट साइनेप्टिक है न्यूरॉन, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक में उसने क्या करना है? प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो प्री का क्या है? ये पहले वाला है, पहले वाला अगले को नर्व इम्पल्स देगा तो आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला अगले में अब नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र कैसे करता है ये पढ़ना है हमने। इसके अंदर कुछ वेजिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे वेजिकल है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यूजुअली एसिटाइलकोलिन। ये भी सवाल आता है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ होता है आपके पास साइनैप्स में, तो एसिटाइलकोलिन होता है। तो होता क्या है कि इम्पल्स आगे ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। मतलब क्या कि स्पेसिफिक वोल्टेज होगा उस पर ओपन होंगे कैल्शियम चैनल। जब ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर बाहर कैल्शियम मौजूद होता है बहुत, ठीक है, वो कैल्शियम अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो वेजिकल को जाके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा देता है। ये देखें, फ्यूज़ कराया हुआ, जब मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा दिया तो फ्यूज़ कराने की मदद से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर इन बैग में जो बंद था वो बाहर रिलीज़ हो जाएगी। देखिए सारा न्यूरोट्रांसमीटर शो किया हुआ है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज़ होगा, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अब अगला न्यूरॉन है, ठीक है, अगला न्यूरॉन है, उसको इसलिए पोस्ट सिनेप्टिक कह रहे हैं। अगले न्यूरॉन में ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएगा। जब इसमें बाइंड करेगा तो इसके सोडियम चैनल्स को ओपन करेगा और सोडियम अंदर रश होगा, वही रिपोलराइजेशन वगैरह पूरा प्रोसेस होगा। तो इससे फिर अगले में, इससे अगले में, तो ये चलता रहता है। तो ये होता है हमारे पास साइनैप्स। और जो एरिया है ये वाला जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो गया अगले पे इफेक्ट करे, इस एरिया को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब क्या कह रहे हैं कि टाइम टेकन टू क्रॉस साइनैप्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ अगले पे एक्टिव हुआ, इस पर कितना टाइम लगा? 1 मिलीसेकंड, इतना फास्ट होता है। इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज अबाउट। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, जो मैंने एरिया दिखाया जहाँ पूरा प्रोसेस हो रहा है, वो 0.2 नैनोमीटर होता है उसका, जो है आपके पास एरिया जितना कवर किया होता है उसने। द नंबर ऑफ सरफेस लोब्स इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन का थोड़ा सा पूछ रहे हैं, डायग्राम से ही देखते हैं अभी। देखिए ये डायग्राम है ब्रेन की। सबसे आगे वाला जो है फ्रंट, हम आगे वाले को फ्रंट कहते हैं, तो फ्रंटल लोब होता है सबसे आगे जो हमारे पास ब्रेन का लोब है। उसके बाद जो थोड़ा सा उससे फ्रंटल लोब से बिल्कुल पीछे, उसको क्या कहते हैं? पैराइटल लोब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसके भी पीछे, बिल्कुल पीछे हमारे हेड में बिल्कुल पीछे कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल लोब। तो क्या याद रखा आपने? फ्रंटल लोब सबसे आगे, उसके पीछे पैराइटल, उसके पीछे ऑक्सीपिटल। अब बात आ गई कि साइड्स में, तो साइड्स में भी लोब्स होते हैं, मतलब आपके जहाँ पर आपका एयर है इससे ऊपर वाले एरिया में वो होता है टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये 4 लोब्स होते हैं ब्रेन के, मेन लोब्स। उसके बाद ब्रेन के एक और एरिया है जिसको सेरिबेलम कहते हैं, और ये ब्रेन स्टेम होता है जो बनता है मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला से मिल के एक स्टेम बनता है। ये पूरा ये ब्रेन स्टेम, यहाँ मिड ब्रेन या पॉन्स, नीचे मेडुला, ठीक है। तो अब थोड़े थोड़े फंक्शन भी सबके देख लेते हैं जब ये बात आ रही है। तो फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इमोशंस। इतना भी आप याद रखें तो काफ़ी है। उसके बाद पैराइटल लोब का मेन फंक्शन आपको बता देता हूँ, परसेप्शन है। उसके बाद जो है वो आपके पास नॉलेज ऑफ नंबर्स। तो ये 2 जो हैं ये आपका पैराइटल लोब के मेन फंक्शंस हैं। उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब का विजन से बहुत गहरा ताल्लुक है, विजन और विजुअल प्रोसेस है। जहाँ भी विजन का आए तो आपने ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट किससे शो करनी है? ऑक्सीपिटल लोब से, देखने से, ठीक है। कलर आइडेंटिफिकेशन में भी है बट मेन आपसे विजन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का किस में काम है? ये मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद है आपके पास
विजन में बहुत मेन रोल ऑक्सीपिटल लोब का है, या थोड़ा बहुत रोल इसका भी होता है। उसके बाद इसका होता है आपके पास फेशियल रिकग्निशन में, हेयरिंग में। हेयरिंग बहुत मेन है इसका, ठीक है। अपने हेयरिंग के लिए क्या याद रखना है, टेम्पोरल लोब। विजन के लिए क्या याद रखना है, ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद फ्रंटल लोब, आपने थिंकिंग, प्लानिंग, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे डेली रूटीन के काम है उसमें फ्रंटल लोब। और उसके बाद आपने परसेप्शन, जैसे पेन है, हमें पेन महसूस हुआ, ये परसेप्शन होती है। पी से पैराइटल लोब, पी से परसेप्शन याद रख सकते हैं, नॉलेज ऑफ नंबर्स। तो ये चीज़ें मेन आपने रोल याद रखनी है। अब सेरिबेलम का सवाल, इसका फंक्शन का ज़्यादा आता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है एक्चुअली, जहाँ भी वर्ड कोऑर्डिनेशन आ जाए वहाँ सेरिबेलम का काम होता है। मतलब हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, हम जैसे चल रहे हैं, हमें पता है एक पैर पहले आगे रखना है फिर दूसरा पैर, ये सारा काम किसका है, बैलेंस का, सेरिबेलम में। तो ये ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स वही है जो हम चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन ये मेंशन है, बैलेंस, हम जैसे बैलेंस करके चलते हैं, सारी चीज़ें सेरिबेलम में आती हैं। अब ब्रेन स्टेम का क्या है, ब्रेन स्टेम का बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, ये 3 चीज़ें आपने ज़्यादा याद रखनी है। बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट और ब्रीदिंग, ये मेन जो है वो रोल्स होते हैं ब्रेन स्टेम के, ठीक है। तो सवाल ये था कि नंबर ऑफ सफ़ेद लोब इन एज ब्रेन जो है वो 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। उसके बाद नंबर ऑफ मेनिंजेस अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजेस क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड कुछ लेयर्स होती हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होती हैं, पिया मैटर, रेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। आप इसको पैड से याद रखते हैं, PAD। अंदर जो है पिया, बाहर रेक्नॉइड, फिर ड्यूरा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, ठीक है। तो ये 3 मेनिंजेस ये मेंशन है, नाम मैंने बता दिया। नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। वेंट्रिकल्स क्या है, ब्रेन में कुछ स्पेसेस होते हैं जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है और न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो 4 होते हैं। इनकी भी मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि चीज़ और क्लियर हो जाए। ये देखें, ये ब्रेन, हम ये वाली लेटरल व्यू नहीं देखते, हम इंटीरियर व्यू देख लेते हैं, थोड़ा आसान है। देखिए ये होता है लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर हैं, ठीक है। ये एक हेमिस्फीयर में एक होगा, ये एक हेमिस्फीयर में एक होगा, तो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं 2। उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है, ये देखें बीच में इनके थर्ड वेंट्रिकल ये आ रहा है, ठीक है। और एक जो है ये फोर्थ वेंट्रिकल नीचे होता है, ठीक है। तो इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है और ब्रेन का न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो 4 हो गए टोटल हमारे पास वेंट्रिकल। उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, मतलब कितनी, 24 होंगी। और स्पाइनल नर्व्स 31 होती हैं, मतलब क्या, 31 पेयर्स मतलब 62 नर्व्स। तो ये नर्व्स क्या हैं एक्चुअली, ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी में जा रही होंगी और उनको हमारे जितने भी बॉडी को पूरे को कंट्रोल करी होंगी। अब अगला हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या है कि नंबर ऑफ ग्लैंड्स इन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ग्लैंड्स कितने हैं, ठीक है। ऐसे बहुत ही मुश्किल ऐसे वाला सा है, तो ये आप अगर छोड़ भी दें कोई मसला नहीं है। बट ग्लैंड्स, हर ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, उसके फंक्शन जितने जितने आपको रिक्वायर्ड है वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ लोब्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हम डायग्राम से ही देखते हैं। यहाँ देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ऊपर होता है ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस, उससे नीचे आ रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के मेनली 3 लोब्स होते हैं वैसे अगर आप अच्छे लेवल पे पढ़ें, बट यूजुअली जो है रिकग्नाइज जो है वो यूजुअली 2 को किया जाता है, इंटीरियर और पोस्टीरियर को। अगर और डिटेल में आप जाके अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो इंटरमीडिएट लोब भी एक बीच में छोटा सा प्रेजेंट होता है। तो इसका ऐसा जितना रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। और बस आप ये याद रखें कि अगर आपसे लोब्स का पूछा जाए ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो आपने याद रखना है कि तीसरा लोब भी मौजूद होता है, इसका नाम इंटरमीडिएट लोब है, बस उसका फंक्शन वगैरह फिलहाल रिकॉर्ड नहीं है इस लेवल पर। अच्छा भाई, एंट्री लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एंट्री लोब से रिलीज़ होता है FSH रिलीज़ होता है, LH रिलीज़ होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। अगर आप ये वाले 5 कर लें, ये वाले 5 मेन, ये वाले 5 ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें पोस्टीरियर लोब का, पोस्टीरियर लोब में मेन 2 हार्मोन है, बट एक चीज़ आपने याद रखनी है, MCQ में पूछा जाता है कि पोस्टीरियर लोब में हार्मोन नहीं सिक्रीट होते। यहाँ तो चलिए हार्मोन जो है ये सिक्रीट हो रहे हैं, पोस्टीरियर लोब में ये नहीं होते। तो कहाँ से आते हैं, देखें ये इन्होंने शो भी किया हुआ एरो से, तो हाइपोथैलेमस बनाता है और यहाँ से ये भेजता है पोस्टीरियर लोब में, पोस्टीरियर लोब इसको आगे भेज देता है। पोस्टीरियर लोब क्या है एक्चुअली, ये ट्रांसफ़र करने वाला है। जैसे हम गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हैं, ट्रांसफ़र जो हम ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए काम आ रहे हैं। तो कौन कौन से हार्मोन है, एक इसमें हार्मोन होता है आपके पास ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है आपके पास ADH जो है इसकी फुल फॉर्म है आपके पास एंटी डायरेटिक हार्मोन है। इसका मेन फंक्शन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये लेबर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराता है, ठीक है। चाइल्ड जब लेबर का टाइम होता है, बच्चे पैदा होने का टाइम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लोब्स का। तो कितने लोब हैं, 3 लोब हैं। उसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ थायरॉक्सिन T4, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड है, जिससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4। ये मेनली बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मतलब क्या, कैटाबॉलिज्म के बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ना, एनाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल बनाना, ठीक है।
तो मेनली पूरा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है। अब T4 और T3 रिलीज़ करता है, तो T4 90% जो है T4 रिलीज़ करता है, 10% T3 रिलीज़ करता है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है। दूसरा क्या कि T3 इज़ मोर पोटेंट एंड T4, मतलब क्या कि T3 जो है इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ऑल्दो वो तो कम रिलीज है 10%, बट इसका इफेक्ट ज़्यादा है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है T4 से। कम रिलीज़ हो रहा है मगर इफेक्टिव ज़्यादा है। उसके बाद एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ T4 इज़ मोर देन T3, जो ड्यूरेशन एक्शन और ड्यूरेशन कितना है T4 का, वो भी 4 गुना ज़्यादा है T3 से। तो आपने छोटी छोटी बातें क्या है कि 90% रिलीज़ हो रहा है T4, 10% T3, मतलब T3 कम रिलीज़ हो रहा है मगर ज़्यादा इफेक्टिव है और कम टाइम लगाता है, मतलब ड्यूरेशन इसकी कम है। तो ये जो है ये क्या है, थोड़ा कम इफेक्टिव है और इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, कितनी 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, ड्यूरेशन इसकी, एक्शन और ड्यूरेशन। तो ये आपका ये वाला चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की मेन चीज़ें, और हमने थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस भी साथ करते गए, तो यहाँ ही एंड होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं किंगडम एनिमेलिया के लिए। किंगडम एनिमेलिया में क्या है, सबसे पहली बात है कि प्रोपोर्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स क्या है, वो जिनकी बैकबोन नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वो कितना है प्रोपोर्शन में, 95% इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं यूजुअली, ठीक है, लोअर एनिमल्स मतलब। तो उसके बाद अगला है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ज़ोइड्स इन ओबेलिया कॉलोनी। ओबेलिया कॉलोनी में ज़ोइड्स जो हैं वो यूजुअली 3 तरह के होते हैं, और कौन कौन से हैं, पॉलिप हैं जो कि फीड करते हैं कॉलोनी को, उसके बाद ब्लास्टोसाइड्स हैं जो कि क्या है, ये सेक्सुअल ज़ोइड्स हैं, और इसके बाद मेडुसा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं। तो ये 3 तरह के ज़ोइड्स होते हैं ओबेलिया कॉलोनी में। उसके बाद साइज रेंज ऑफ नाइडेरियंस जो माइक्रोस्कोपिक हैं वो हाइड्रा, ठीक है, और जो 2 मीटर लॉन्ग तक है वो जेलीफिश। मतलब इतना ज़्यादा जो है आपके पास साइज़ रेंज मौजूद है कि माइक्रोस्कोपिक जिनको हम आंख से देख भी नहीं सकते वो, और 2 मीटर लॉन्ग भी जो है वो हमारे पास नाइडेरियन मौजूद है। उसके बाद नंबर ऑफ लेटरल कॉर्ड्स इन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनकी एक्सक्रीशन, मतलब क्या कि वेस्ट वगैरह को रिमूव करना, ये वेजिकल्स के फॉर्म में भी होता है, इनकी सरफेस से भी होता है, और एक्सक्रीटरी कॉर्ड्स भी मौजूद होती हैं। कितनी लेटरल कॉर्ड्स हैं, वो 2 कॉर्ड्स होती हैं, ऐसी रास्ते जिनसे वो एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ मोस्ट राउंड वॉर्म्स यूजुअली इनका साइज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है। मतलब बस ये बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये इनका साइज़ छोटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे MCQ। नंबर ऑफ कॉर्डेंट्स एंड मस्कुलर लेयर ऑफ राउंड वॉर्म्स, तो कितने कॉर्डेंट होते हैं राउंड वॉर्म्स की मसल वाली लेयर में, 4 लॉन्गिट्यूडनल कॉर्डेंट्स होते हैं, 2 डॉर्सोलेटरल, 2 वेंट्रोलेटरल, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है इनके करैक्टर्स हैं, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, इनका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ गिल्स इन क्लास मैगजीनी, ठीक है, ये सुपर क्लास और क्लास एग्नेथा है, इसमें कितने गिल्स होते हैं, 5 से 16 गिल्स होते हैं। गिल्स का क्या फंक्शन है, गिल्स का ये फंक्शन है कि ऑक्सीजन को जो है जैसे फ़िश की बॉडी इसमें प्रोवाइड करना और कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव कराना, जैसे हमारे लंग्स का काम करते हैं, गिल्स का ये फंक्शन होता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ मीडियन फिन्स इन क्लास फेलो स्पाइनोडोमॉर्फी, इस क्लास में कितने मीडियन फिन्स होते हैं। अब फिन्स का क्या फंक्शन है, इनकी मूवमेंट और बैलेंसिंग में फिन्स का यूजुअली रोल होता है। तो 1 या 2 फिन्स होते हैं इस जो है क्लास में। उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ गिल्स इन क्लास फेलो स्पाइनोडोमॉर्फी, इसमें 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं। गिल्स का वही फंक्शन है जैसे मैंने बताया, 7 पेयर का मतलब 14 गिल्स होंगे। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ गिल्स इन क्लास कॉन्ड्रेक्टाइल्स, इसमें कितने हैं, इसमें 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, गिल्स यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एयोटिक आर्चेस इन क्लास कॉन्ड्रेक्टाइल्स। अब एयोटिक आर्चेस क्या है, एयोटिक आर्चेस वो वाला रीजन है जो हार्ट को गिल से कनेक्ट करे, ये एयोटिक आर्चेस होते हैं। अब हार्ट को गिल से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड गिल्स में लेके आए और ऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा वापस जो है पूरी बॉडी में ले जाए। तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर है, ये गिल्स जो है वो एयोटिक आर्चेस परफॉर्म करते हैं। तो 5 से 7 पेयर होते हैं, मतलब क्या, 5 पेयर का मतलब 10, 7 पेयर का मतलब 14, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ गिल्स इन क्लास ऑफ ऑब्स्ट्रक्ट थाइज, ये 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एयोटिक आर्चेस इन क्लास ऑब्स्ट्रक्ट थाइज, ये 4 पेयर्स ऑफ आर्चेस हैं। ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब उसके बाद नंबर ऑफ लिम्स इन टेट्रापोड, टेट्रा का वर्ड ही बता रहा है 4 होता है, तो 4 लिम होंगे इसमें। उसके बाद नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर्स इन एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। और जो हार्ट चैम्बर रेप्टाइल्स में 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के। और जो है काउंट ऑफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इन स्कल ऑफ मैमल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या है, हमने अभी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में देखा, ऑक्सीपिटल लोब बहुत ब्रेन का सबसे पीछे वाला लोब है, मतलब हमारे नेक से ऊपर वाला लोब जो ब्रेन का है वो क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है। तो मैं अगर यहाँ बनाऊँ, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्रेन, तो ये हमारे नीचे पीछे नेक है। तो नेक में क्या है, वर्टिब्री हैं, एटलस एक्सिस, ठीक है, C1 C2 एटलस एक्सिस होता है। तो ये ऐसे कॉन्डाइल्स होते हैं 2, ठीक है, जो क्या करते हैं ऑक्सीपिटल लोब को C1 से कनेक्ट करा देते हैं, मतलब एटलस वर्टिब्री से कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद अगला चैप्टर एंजाइम एवोल्यूशन, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, पहले इनको हम
निपटा लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एंजाइम में क्या है, एंजाइम में रेंज और मोलिकुलर वेट ऑफ मोस्ट एंजाइम्स, मोस्ट एंजाइम का मोलिकुलर वेट किस में रेंज आता है, 10,000 to 1 मिलियन जो है इसकी रेंज होती है। उसके बाद नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 3 to 12 अमाइनो एसिड हो सकते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या है, अगर ये एंजाइम है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और इस एंजाइम में यहाँ पर जो एक्टिव साइट है जहाँ पर आके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद एट एनी मोमेंट नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट इन सेल, मतलब हज़ारों रिएक्शन कैरिड आउट हो रहे होते हैं सेल में, बस ये एक बात है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन एंजाइम 37 to 38 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम लिविंग इन हॉट स्प्रिंग, यूजुअली बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में जो एंजाइम्स मौजूद होंगे वो 70 सेल्सियस से भी ऊपर काम कर सकते हैं, तो ये थोड़ी एक्सेप्शन है, तो ये दोनों एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन, अब आपको पता है हर एंजाइम के लिए एक टेम्परेचर स्पेसिफिक चाहिए, पीएच स्पेसिफिक चाहिए, तो हर एंजाइम उसमें काम करता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके अमाइनो एसिड, एंजाइम प्रोटीन से बनाए अमाइनो एसिड होते हैं, तो बीच में लिंक्स टूट जाते हैं और ये डीनेचर हो जाता है। और अगर पीएच भी बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाए ऑप्टिमम से, तब भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। तो पेप्सिन ऐसा एंजाइम है जो स्टमक में मौजूद होता है और ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है, तो इसकी ऑप्टिमम पीएच 2 होती है। ये बहुत एमसीक्यू आपका हर बोर्ड में ही काफ़ी आया हुआ है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की ऑप्टिमम पीएच क्या है, इसकी ऑप्टिमम पीएच जो है वो 8 है, ठीक है, और ट्रिप्सिन का काम फैट डाइजेशन में, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया एंजाइम के। अच्छा, अब एवोल्यूशन के देख लेते हैं। एवोल्यूशन में क्या कह रहे हैं, द एज ऑफ अर्थ इज ओवर, ठीक है। एवोल्यूशन में आपको पता है कि थोड़ी बहुत नंबर वाली चीज़ें भी आ जाती हैं और ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है, नंबर वाली चीज़ें थोड़ी बहुत आपके एवोल्यूशन के चैप्टर में। अच्छा, अभी पूछ रहे हैं जी एज ऑफ अर्थ इज ओवर, अर्थ की एज कितनी है, 5 बिलियन ईयर्स है वो अर्थ बनी है, तो 5 बिलियन ईयर्स है। प्रोकैरियोटिक इमर्ज ऑन अर्थ, प्रोकैरियोटिक क्या है, जो बैक्टीरिया सेल हैं, ये क्या है, ये लोअर सेल हैं, मतलब क्या सिंप्लीफाइड सेल हैं। इन्हीं से आगे यही मानना जाता है एवोल्यूशन में कि इन्हीं से आगे यूकैरियोटिक सेल, जो कि जैसे हम लोग हैं एक कॉम्प्लेक्स सेल, वो इवॉल्व हुआ है। तो जो प्रोकैरियोट है वो कब इवॉल्व हुआ, 3.5 बिलियन ईयर्स है, मतलब क्या कि अर्थ बनने और लाइफ इवॉल्व होने में 1.5 बिलियन ईयर्स है वो गैप है, तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है। इनर प्रोटेक्टिव ओजोन, ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, हैड बिल्ड अप टू मेक लाइफ ऑन लैंड पॉसिबल अबाउट, तो ओजोन कब बनी, बस ये पूछ रहे हैं, 420 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ओजोन बनी। उसके बाद यूकैरियोट्स इमर्ज फ्रॉम प्रोकैरियोट अबाउट 1.9 to 2.1 बिलियन ईयर्स एगो, यूकैरियोट प्रोकैरियोट से इमर्ज हुए। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिंचेस डार्विन कलेक्टेड ऑन द गैलापागोस, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आया हुआ भी है शायद। तो 14 फिंचेस इसने कलेक्ट की थी और इसने उनको स्टडी किया था, उसमें ये देखा था कि उनके एंसेस्टर तो सेम है मगर उनमें कुछ ना कुछ चेंज, जैसे उसने उनकी जो है वो जहाँ से खाना खाते हैं उनका माउथ वाला रीजन देखा और उसमें उन डिफरेंसेस देखे कि जो फिंचेस कोई और एरिया में रह रही हैं उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने जो माउथ वाले रीजन को, तो ऐसी उसने चेंजेस पढ़ी और बाद में उसने फिर उसको एवोल्यूशन में जो अपनी स्टडी पूरी की। अच्छा, डार्विन रोड फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एयर्स वाले हैं। नंबर ऑफ टोस इन अर्ली हॉर्सेस कितने होते हैं, 4 थे जो पहले हॉर्सेस से, उसके बाद टोस फिर कितने हो गए, फिर 3 रिड्यूस हो गए, फिर अब मॉडर्न हॉर्सेस में 1 हैं। तो क्या है, ये एवोल्यूशन है एक्चुअली, कि जो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हुए चीज़ें चेंज हो रही हैं, एवोल्यूशन होती हैं। उसके बाद कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है, 5600 साल, ठीक है। और नंबर ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन बॉडी 90 है। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनका जो अब कोई फंक्शन नहीं है पर बॉडी में मौजूद है, जैसे अपेंडिक्स इसमें आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, तो ये अपेंडिक्स, ये ऐसे स्ट्रक्चर बॉडी में मौजूद है बट ऐसे इनका रोल नहीं होता। अच्छा, अब ये एयर वाले हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करते। अच्छा, अब अगला चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट को। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम मेनली बोन्स पे फोकस ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बोन्स की काउंटिंग है, बाकी जो पूरा जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह मैकेनिज्म है वो तो हम लॉन्ग वीडियोस में करते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मसल इन वर्टिब्रेट बॉडी, 3 टाइप के मसल होते हैं, आपको पता है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल, ये 3 टाइप के मसल होते हैं। जो हमारे पास कार्डिक मसल जो हार्ट में होंगे स्ट्राइटेड होते हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होते हैं। स्मूथ मसल क्या है, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं और यूजुअली क्या है, ये वॉलंटरी टाइप के होते हैं, मतलब हमारे हाथ मूव करना, पैर मूव करना है, सारे वॉलंटरी टाइप के। स्मूथ मसल जो है ये हमारे पास स्ट्राइटेड नहीं होते और ये जो है हमारे यूजुअली ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायमीटर मायोफिब्रिल, अब मैं थोड़ा सा और आपको कंसेप्ट दे दूँ। देखिए, मसल है, मसल तो एक टिश्यू है, तो टिश्यू किनसे बनता है, सेल से। वो सेल किससे बने होंगे, मसल फाइबर से, ठीक है। ये मसल फाइबर को मसल सेल भी आप कह सकते हैं। फिर ये मसल अगर मैं फाइबर बना दूँ, इसके अंदर कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कहते हैं मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल जो है ये बने हुए होते हैं
आपके पास थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, ठीक है, दो तरह के फिलामेंट से बने हुए होते हैं। अब डायमीटर कितना है मायोफिब्रिल का? 1 से 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ही डायमीटर। थिक फिलामेंट का 16 नैनोमीटर और थिन फिलामेंट का 7 से 8 नैनोमीटर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है शायद, ठीक है। उसके बाद नंबर प्रोटीन इन थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट को हम दूसरा नाम देते हैं एक्टिन फिलामेंट। इनमें कितनी प्रोटीन होती हैं ये हम देख लेते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट का आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखें ये एक्टिन फिलामेंट है, ये ऐसे धागे, ये दो जैसे डीएनए होता है वैसे ये दो धागे नुमा, और ये बीडीटी स्ट्रक्चर जैसे तस्बीह के दाने वैसे होता है ये पूरा। इसके साथ और प्रोटीन जो मौजूद होती हैं वो ये देखें, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन है और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन है, ठीक है। ये सारे प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम दे रही होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3 प्रोटीन हो गई, कौन सी? एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन। उसके बाद नंबर ऑफ माइसिन मॉलिक्यूल इन ईच थिक फिलामेंट, 3 माइसिन, थिक फिलामेंट जो है वो बना होता है माइसिन। मैं ऊपर बताया था कि मायोफिब्रिल थिन और थिक फिलामेंट से बने हुए जो थिक फिलामेंट है इसमें 300 माइसिन प्रोटीन्स होती हैं, और माइसिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड, और इसके आगे 2 ऐसे हेड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद ईच माइसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय डैश थिन फिलामेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 6 थिन फिलामेंट, अगर ये बीच में माइसिन फिलामेंट है इसके अराउंड 1 2 3 4 5 6 थिन फिलामेंट होते हैं। ये एमसीक्यू के लिए बस आपने याद रखना है। उसके बाद रिगर मोटिस, रिगर मोटिस क्या होता है? जब डेथ हो जाती है किसी बंदे की, उसकी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है कुछ टाइम बाद, क्यों? क्योंकि देखिए मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको चले थोड़ा सा और भी बैंड्स का भी थोड़ा आइडिया दे दूँ ताकि मेन चीज़ भी रिवाइज हो जाए। ये देखिए हमारे पास ये बैंड्स हैं, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मोटिस को भी मैं आपको बता दूंगा। हमारे जो मसल है, जैसे मैं आपको बता रहा था थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट ऐसे अरेंजमेंट होती है इनकी, ये पूरे अरेंजमेंट को हम सार्कोमेर कहते हैं। ये जो अरेंजमेंट यहाँ से लेकर ये एक जेड लाइन है, जिगजैग की दूसरी जेड लाइन है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सार्कोमेर है, बेसिक यूनिट ऑफ मसल है। इसमें क्या होता है, जैसे थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट जैसे मैंने आपको बताया था ये मौजूद होता है, इसको हम नाम देते हैं दूसरा आई बैंड, ठीक है। ये आई बैंड, ये सारा ये वाला रीजन, और ये क्या होता है, ये लाइट होता है। थिन फिलामेंट थिन चीज़ें तो लाइट होता है देखने में। उसके बाद ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये क्या है, ये थिक फिलामेंट है, इसको थिक फिलामेंट भी कहते हैं, माइसिन प्रोटीन से बना है, माइसिन भी कहते हैं, और ए बैंड इसको कहते हैं, ठीक है पूरा। और ये क्या होता है, डार्क, देखने में डार्क होता है। फिर दोबारा आई बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आई बैंड दोबारा है, फिर आ जाएगा आपको जेड लाइन, जिगजैग लाइन, और ये सार्कोमेर ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आई बैंड है या थिन फिलामेंट है ये जेड लाइन से अटैच है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये वाला रीजन देखिए, ये वाला ऐसा रीजन है यहाँ पर, ये देखें ये थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट, तो ये पूरा रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा रीजन है जिनमें थिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद हैं। ऐसे ही ये वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा रीजन है जिसमें थिन और थिक फिलामेंट दोनों मौजूद हैं। तो ये ज़्यादा डार्कर दिखता है हमें, क्योंकि दो चीज़ें मुझे ज़्यादा डार्क है। तो और ये वाला रीजन बीच वाला ये सारा ये ऐसा रीजन है जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट और दो देखिएगा तो डार्क, मगर क्योंकि ये ऐसे रीजन से ट्रांजिशन हो रही है, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद थी, ज़्यादा डार्कर होगा, थोड़ा ये कम डार्क होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम कह देते हैं एज जोन, थोड़ा कम डार्क होता है। एज जोन के बीच में एक लाइन मौजूद होती है, इसको एम लाइन कहते हैं बस, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक से स्ट्रक्चर है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, यहाँ मेंशन भी है अपॉन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखें ये जो आपके पास ये जो आई बैंड है ये क्या हो गया, ये देखें छोटा हो गया, आई बैंड है सारा, आई बैंड छोटा हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये जो है एज जोन होता है बीच में, ये यूजुअली डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान डिसअपेयर हो जाता है। मगर ए बैंड की लेंथ चेंज नहीं होती, कैसे? ये देखिए ए बैंड यहाँ से था ना, ये मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए बैंड है और यहाँ से भी ए बैंड, देखिए ए बैंड की लेंथ वही है जो पहले थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ए बैंड की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती, तो ये आपने याद रखना है। अब चीज़ ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो हो रही है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ओवरलैप हो जाते हैं थिन और थिक फिलामेंट, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ओवरलैप होने के बाद जब दोबारा वापस रेस्टिंग कंडीशन में आना है उसके लिए एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। तो बॉडी जब डेथ हो गई है किसी की तो एटीपी तो ज़ाहिर है कहाँ से मिलेगा, जब डेथ हो गई किसी बंदे की तो क्या होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रह जाते हैं, रिलैक्स नहीं हो पाते। तो उसमें क्या है कि रिगोर मोटिस हो जाता है। और कब होता है, आफ्टर डेथ, आफ्टर अबाउट 4 आवर्स आफ्टर डेथ होता है और 34 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। अब इसके बाद हमने कुछ बोन्स का देखना है। बोन्स में क्या है कि बोन्स में अच्छा, तो हमारा क्रेनियम रीजन मतलब सर वाला रीजन है, और जो हमारा फेस वाला रीजन है, ये पूरा जो है इनमें टोटल मिला के हमारे पास जो बोन्स मौजूद होती हैं वो हमने पढ़नी है 8 क्रेनियम रीजन में, ठीक है, और 14 फेशियल रीजन में, टोटल 22 बोन्स होती हैं। और इसको मिला के हम स्कल कहते हैं पूरे को, ठीक है। स्कल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, हमारा सर वाला रीजन और फेस वाला रीजन। तो बोन्स हैं कौन कौन सी, मैं आपको पहले थोड़ी सी इसकी डायग्राम भी दिखा दूँ।
अगर ये वाली आप डायग्राम देखें तो देखें ये जो सबसे आगे वाली बोन है थोड़ी ब्लर होगी, ये फ्रंटल बोन कहलाती है। उसके बाद उससे पीछे वाली पैराइटल बोन कहलाती है ये। उसके बाद दोनों साइड्स पे बोन है हमारे एयर के ऊपर, ये टेम्पोरल बोन है। सबसे पीछे वाली बोन है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई। और इसके बाद स्फेनॉइड बोन है, ये यहाँ पर ये वाली बोन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये स्फेनॉइड बोन है। ऐसे ही इथमॉइड बोन होगी यहाँ पर मार्क, इथमॉइड बोन हमारे पास शायद यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इथमॉइड बोन भी इसी रीजन में हमारे पास मौजूद होती है। तो ठीक है, तो ये वाली बोन थोड़ी सी विजुलाइज करनी थी, बट आपको नाम तो याद रखने हैं। फ्रंटल एक ही होगी, पैराइटल दो होती हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे। टेम्पोरल भी दोनों साइड पे दोनों दो होती हैं। और आपके पास स्फेनॉइड इथमॉइड तो एक एक होती है, और ऑक्सीपिटल भी एक होती है। दोनों को जब सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 हो गई, 5, 6, 7 और ये 8 बोन्स हो गए। ऐसे ही फेस के रीजन के बोन मैं आपको थोड़ी सी पहले दिखा दूँ। फेस के रीजन की देखें, ये लैक्रिमल बोन एक आ गई, ये आई के अंदर वाली। उसके बाद नेज़ल बोन है, यहाँ पर एक बोन वॉमर होती है। उसके बाद ये जाइगोमेटिक है ये वाली सारी, ठीक है। उसके बाद मैंडिबल नीचे जॉ वाली रीजन में, ठीक है। तो ये वाली बोन्स जो हैं कुछ आपने विजुलाइज कर ली होंगी, कुछ आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। मैंडिबल हो गया, ठीक है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेज़ल, लैक्रिमल, ठीक है, पैलेटाइन, ये वाली बोन्स नहीं थी, ठीक है। तो आपको ये या तो अलग से इनकी डायग्राम निकाल के देख लें। तो टोटल जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 बोन्स फेस वाली रीजन में हो जाएंगी, टोटल 22 बोन्स हो गई। तो एक्सियल स्केलेटन पढ़ रहे हैं हम। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है कि ये अगर हमारा फेस है, ये हमारा चेस्ट और एब्डोमिनल रीजन है, ये हमारी लेग्स हैं और हमारे आर्म्स हैं। तो आर्म्स और लेग्स को हटा के बाकी सारा एक्सियल स्केलेटन में और आर्म्स और लेग्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है। उसको हायोइड बोन है। आप अपने अगर जहाँ से हम नेक पे फ्रंट वाली रीजन में देखें तो एक जो है पॉइंटेड बोन होगी, वो हायोइड बोन होती है। उसके बाद एयर ऑसिकल, एयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेबिस। आप सिम से याद रख सकते हैं, SIM मोबाइल सिम होती है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो दोनों एयर में होंगी 3-3, तो 6 बोन्स हो जाएंगी। उसके बाद अगर वर्टिब्री बैक बोन पे आए हम, तो सर्वाइकल रीजन में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हमारी जो बैक बोन है, सर्वाइकल रीजन में हमारे 7 वर्टिब्री होते हैं। उसके बाद थोरेसिक मतलब चेस्ट वाले रीजन में हमारे चेस्ट वाले रीजन से बैक साइड पे चला जाए, उसमें आपको थोरेसिक वर्टिब्री में 12 वर्टिब्री मिलती हैं। उसके बाद लंबर, ठीक है, एब्डोमिन वाले रीजन में आ जाए 5 वर्टिब्री मिलती हैं। उसके बाद सैक्रम और एब्डोमिन वाले रीजन से नीचे चला जाए और पेल्विक वर्टिब्री 5 होती हैं, मगर पाँचों मिल के, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मगर पाँचों मिल के एक बोन बना देते हैं जिसको नाम सैक्रम देते हैं। तो एक ही बोन होती है। ये कॉक्सीजियल टेल बोन होती है सबसे नीचे, ये भी 4 पेल्विक वर्टिब्री 4 मिल के एक बोन बना देते हैं। तो ये हो गया आपके पास कॉक्सीजियल। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 36 थी टोटल वर्टिब्री, और फ्यूजन के बाद क्योंकि 5 फ्यूज़ हुई और ये 4 फ्यूज़ हुई, इन्होंने एक ही बनाया, 26 वर्टिब्रल कॉलम में बोन्स हो गए। उसके बाद रिब केज है, ठीक है। मैं रिब केज की हम डायग्राम देख लेते हैं अगर ये होगी, ठीक है। ये रिब केज में आ गया। यहाँ पर आप देखें रिब केज में क्या क्या आ जाएगा। रिब केज में स्टर्नम, ये सेंट्रल बोन है और स्टर्नम के अराउंड रिब्स हैं। एक साइड पे 12 रिब्स होती हैं। रिब्स कहाँ से स्टार्ट हुई, थोरेसिक वर्टिब्री, पीछे जो है हमारे थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं। T1 से ऐसे T12 हमने अभी देखा 12 होती हैं, वहाँ से स्टार्ट होकर आगे स्टर्नम से अटैच हो रही होती है। एक साइड 12, दूसरी साइड 12 और बीच में स्टर्नम। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई हैं, 25, 12, 12, 24 और 25, ठीक है। तो ये एक स्टर्नम ट्रू रिब्स होती हैं पहली साथ, होता है कुछ ऐसे। देखिए ये स्टर्नम है, सेंट्रल बोन, इसमें 7 रिब्स जो है ना, ये 1, 2, 3, ये 7 भी मैं ये बना दूँ, तो ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो गई। फिर इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद जो अगली 3 है वो ये आके एक पॉइंट पे ऐसे अटैच होती हैं, डायरेक्टली नहीं होती, ये 2, ये 3, तो इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। और जो लास्ट जो 3 है वो 2 जो हैं वो ऐसी पड़ी होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो क्या है, ट्रू रिब्स हैं, 7 पेयर्स हैं, ठीक है, मतलब हर तरफ 7 होंगी तो इसलिए पेयर्स कह रहे हैं। और जो फॉल्स रिब्स हैं वो क्या हैं, 3 पेयर्स हैं और 2 पेयर जो हैं फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर सब काउंट करके 80 बन जाती हैं, ठीक है। रिब केज की 25 और 26 कितनी हो गई, 51 और ऑसिकल ये 57, ये 58, ठीक है, और ये 14 बोन्स, ये वाली 58 और 22 ओवरऑल है, 8 क्रेनियम और 14 फेशियल। तो अगर आप इनको मिला दें तो 80 बोन्स, 58 और 22 80 बोन्स मिल जाएंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन वही हमारे आर्म वाला और लेग वाला रीजन। इसमें क्या है, मैं आपको अब थोड़ी सी इसकी बोन्स पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से हम यहाँ से इसकी बोन्स यहीं से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले होता है यहाँ पर ऊपर ये वाली बोन, जब मैं मार्क करूँगा ये वाली, ये क्लेविकल होती है, इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं। अब पीछे वाली साइड पे ये वाली बोन, पीछे वाली साइड पे एक बोन होती है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला, ठीक है। ये बोन है स्कैपुला, दोनों साइड पे होगी दायरा है स्कैपुला। फिर हमारे आर्म में ऊपर वाली ह्यूमरस आ गई, और ये जो है ये रेडियस, ठीक है, थंब से जो थंब की लाइन में जा रही होती है रेडियस, और अल्लाह हमारे फोर आर्म में। और यहाँ पर हमारे ये वाली रीजन में, हमारे रिस्ट में जो है वो 8 कार्पल्स होती हैं,
जैसे ये रिस्ट वाला रीजन है ना, यहाँ 8 कार्पल्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे मेटाकार्पल आ जाती हैं ये 5, फिर हमारी उंगली वाले रीजन में फ्लेंजिस आ जाती हैं, हर उंगली में 3 और हमारे जो थंब वाले थंब में 2, ठीक है। तो कितनी हो गई हमारे पास 8 कार्पल, मेटाकार्पल हमारे पाम वाले रीजन में, और जो हमारे उंगलियां हैं हर उंगली में 3 फ्लेंजिस और अंगूठे में 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारे आर्म की। अगर लेग्स में देखें तो ये देखें, ये हिप बोन है, पेल्विक बोन भी कहते हैं इसको, हिप बोन है ये एक, ये फर्दर 3 बोन से मिलकर बनी होती है बट होती है एक बोन है। फिर ये हमारे पास फीमर है जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ऊपर रेडियस एल्ना थी फोर आर्म में, यहाँ टिबिया ये और फिबुला मौजूद होती है। फिर यहाँ पैर की तरफ आ जाए, यहाँ पर एंकल में हमारे पास 7 टार्सल होती हैं, हमारे पास रिस्ट में 8 कार्पल्स थी, एंकल में 7 टार्सल्स हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास सोल में हमारे पास 5 मेटाटार्सल होती हैं, वैसे ही जैसे पाम में थी 5 कार्पल्स। फिर हमारे पास पैर की उंगलियों में क्या है, वही 14 फ्लेंजेस, वही पैर के जो हमारे पास अंगूठा है उसमें क्या होंगी 2 और पूरी सारी उंगलियों में 3 फ्लेंजेस, ठीक है। तो ये पेक्टोरल गर्डल कहते हैं हम इसको, किसको भाई, कि क्लेविकल जो ब्यूटी बोन है, स्कैपुला जो पीछे की तरफ बोन है, इनको मिला के हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। तो हर तरफ ये 2-2 इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों साइड्स में एक एक होती है, हर तरफ होंगी तो 2-2 2-2, ठीक है। उसके बाद ह्यूमरस, ह्यूमरस एक है, ठीक है। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस एक है हमारे पास। उसके बाद रेडियस भी एक, अल्ना भी एक, दोनों साइड होंगी। मैंने कार्पल जैसे बताया 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजिस 14, ठीक है। उसके बाद अगर पेल्विक गर्डल किससे बनता है, हिप बोन जो है पेल्विक गर्डल बनाती है, 3 बोन से मिलकर बनी होती है, ईलियम इशम प्यूबिस, ये गर्डल पैडल गर्डल बनाती है, एक बोन हो जा रहा है, दोनों तरफ 2 हो जाएंगे। फीमर एक जो लेग थाई की बोन है, फिर पटेला ये नी जॉइंट है, ये है पटेला, मैंने शायद नहीं दिखाया, ये जो हमारे पास नी जॉइंट के ऊपर ये जो है ना पटेला, नी जॉइंट के ऊपर जो मौजूद है ये पटेला कहलाता है, ये भी एक बोन है। उसके बाद पटेला के बाद टिबिया हो गई, एक टिबिया, फिर फिबुला, फिर 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल और 14 फ्लेंजेस। तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास 126 बोन्स बन जाएंगी। तो सपोर्ट एंड मूवमेंट का ये ओवरव्यू हो गया बोन के हिसाब से, थोड़ा सा मैंने कॉन्ट्रैक्शन का भी आपको बता दिया।